हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी तक हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जब हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के डोमेन्स डिस्कस किए थे, तब मैंने कंक्लूजन में आपको बताया था कि एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं और वो अप्रोच हमारी कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी एक मोर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कह लें तो वो क्या हो सकती है? Application of a systematic, disciplined and a quantifiable approach to the development, operational and maintenance of the software is called as software engineering. Means अप्रोच कैसी होगी किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जब हम कैसे अप्रोच फॉलो करते हैं? सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच फॉर व्हाट? फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस फॉर द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. Now, this software engineering uses the following approaches to develop the software product. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो बेसिकली दो अप्रोचेस फॉलो करती है. एक होती है आपकी लेयर्ड अप्रोच और एक होती है जेनरिक अप्रोच. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लेयर्ड अप्रोच क्या होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जेनरिक अप्रोच क्या होती है. तो स्टार्ट करते हैं हम लेयर्ड अप्रोच से. जो लेयर्ड अप्रोच होती है, इस अप्रोच के अंदर आपकी 4 लेयर्स होती हैं. ठीक है, ये चारों लेयर्स आपकी यूज होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. और ये 4 लेयर्स कौन सी होती हैं आपकी? क्वालिटी लेयर, प्रोसेस लेयर, मेथड्स लेयर और टूल्स लेयर. ठीक है, और ये जो चारों लेयर्स हैं ये भी एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज होती है. ठीक है, according to the priority assignment. ठीक है, तो according to the priority assignment your different layers are embedded in the engineering process and it is as follows. First is your quality, process, methods and then your tools. तो हम डिस्कस करेंगे एक एक लेयर को डिटेल में और देखेंगे कि क्या इनका इम्पोर्टेंस है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटी लेयर की, क्वालिटी लेयर्स क्या होती हैं? इट इज अ बेस लाइन और वी कैन से bedrock of the development process to develop the quality product. And what quality means? So according to IEEE standard, quality means conformance to the explicit stated requirements. जो भी requirements आपने बताई थी देखिए डेवलपिंग टीम को या एनालिस्ट को, उन रिक्वायरमेंट्स का कितना कन्फर्मेंस हो पाया है. कन्फर्मेंस मीन्स वो रिक्वायरमेंट्स कितनी हद तक, किस हद तक फुलफिल हो पाई हैं, वो इंश्योर कैसे कर पाते हो आप? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी. क्योंकि क्वालिटी ही एक ऐसा टर्म है जिससे आप बता सकते हो जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल हो रही है, जो यूजर को चाहिए था वो सब उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम क्या कहेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बट सपोज उन्होंने डिप्लॉय कर दिया सॉफ्टवेयर को, लेकिन जब आप उसको ऑपरेशनल स्टेट में लाए तो ऑपरेशनल स्टेट में क्या हो रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, एरर्स आ रही हैं. ठीक है ना, जो कि अनरिकवरेबल हो रही है. तो उस केस में हम क्या कहोगे? क्वालिटी बहुत बेकार है सॉफ्टवेयर की. तो क्वालिटी बेसिकली क्या होगा? इट्स लाइक अ कन्फर्मेंस टू द एक्सप्लिसिट स्टेटेड रिक्वायरमेंट. एंड क्वालिटी क्या होता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है. किसका? इट इज डिपेंड्स ऑन द डिफेक्ट्स. ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पे कैसे प्रेजेंट करता है? क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. अब डिफेक्ट्स यहाँ पे क्या होते हैं? The uncovered error in the product becomes defect when it is in operational state. Means आपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट अब आपका ऑपरेशनल स्टेट में आ गया. नाउ उस ऑपरेशनल स्टेट में अब क्या हुआ? उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी. तो वो जो प्रॉब्लम्स या अनकवर्ड एरर जो कि टेस्टिंग में आपकी रिकवर नहीं हुई थी, आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, वो एरर्स कैसी होती है? अनकवर्ड एरर्स. और इन अनकवर्ड एरर्स को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं, जब आपका प्रोडक्ट जो है ऑपरेशनल स्टेट में रहता है. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होंगे, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर्स आएंगी, उतनी कम क्वालिटी होगी आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की. तो इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड टू इंडिकेट द क्वालिटीज. क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम काफी सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं. और ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपके कहाँ पे मेंटेन होते हैं? SRS डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है, SRS डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मेंटेन होंगे. किस फॉर्म में? एज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अंदर आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मेंटेन होते हैं SRS डॉक्यूमेंट के अंदर. तो हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के. एक तो यूजर का पर्सपेक्टिव हो सकता है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखने का, और एक हो सकता है आपका डेवलपर का पर्सपेक्टिव. अगर यूजर की पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे यूजर जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू 8 क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जज कर सकता है. क्या उसकी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, एफिशिएंसी कितनी है, प्रोडक्ट कितना फ्लेक्सिबल है,
इंटीग्रिटी कैसी है, ऐसा तो नहीं कि उस पर इजीली अटैक हो पा रहे हैं, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी कैसी है, यानी कि अगर दूसरे जो अगर फंक्शंस के साथ हमको उस प्रोडक्ट को यूज करना है तो वो कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, रिलायबल है या नहीं डेटा, ओके, जो आपका प्रोडक्ट है वो रिलायबल है या नहीं विद दी सर्टेन कंडीशंस। रोबस्टनेस कितना है और यूजेबिलिटी कितनी है, ठीक है। जबकि अगर हम डेवलपर की पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट के लिए कि मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी बेसिकली अगर कोड, सपोज अगर हम बात करें कि कोड में कहीं पे चेंजेस हो रहे हैं और उससे डिपेंडेंट जो और भी फैक्टर्स हैं क्या वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से मेंटेनेबिलिटी हो गई। टेस्टेबिलिटी मींस कितने वो टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है आपका प्रोडक्ट। पोर्टेबिलिटी, अगर मशीन टू मशीन आपका चेंजेस होते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो कितना पोर्टेबल है। रीयूजेबिलिटी मीन्स कि अगर जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में आपने कुछ लाइब्रेरीज यूज की थी या कोई जो न्यू लाइब्रेरीज बनाई है तो उनकी रीयूजेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि आप किस पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को देख रहे हैं, यूजर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर थी वो हमारी थी प्रोसेस लेयर, ठीक है। प्रोसेस लेयर क्या हो जाएगी, दिस लेयर इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द की प्रोसेसिंग एरिया। देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, KPA, की प्रोसेसिंग एरिया। दिस इज प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोसेस लेयर बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें प्रेजेंट होती है और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो कि आप इम्प्रूव करना चाहते हो आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को। तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो 4 P's यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस लेयर के अंदर जो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे बेसिकली 4 P's जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो फर्स्ट P होता है दैट इज कॉल्ड पीपल। ये एक नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। पीपल में आपके मैनेजर्स आ जाएंगे, डेवलपर्स आ जाएंगे, डिजाइनर्स आ जाएंगे। जबकि जो मेजरेबल की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट जो डिलीवरेबल है, ठीक है। प्रोसेस क्या हो जाएगा, द वे विच इज यूज्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट, जो भी प्रोसेस आपने फॉलो की प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट योर सिस्टमेटिक एस्टिमेटेड प्लान, जो प्लान आपने बनाया था किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, ओके, वो आ जाएगा प्रोजेक्ट में। तो 4 P's कौन कौन से हो गए, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपकी लेयर मेथड लेयर। मेथड लेयर क्या होती है, see this layer is concentrate on the different frameworks present in the software engineering practices to develop the various application, okay। मीन्स इस लेयर के अंदर क्या होंगे, ये लेयर किस पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करती है, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो फ्रेमवर्क जो कि आप प्रेजेंट कर रहे हो या जो कि आप मेंशन कर रहे हो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में, किसके लिए, किसी भी वेरियस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो जो भी मेथड्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, वो सब आपकी मेथड के अंदर मेंशन होती है। जबकि जो टूल्स लेयर होता है, टूल्स लेयर क्या कहलाता है आपका, इसके अंदर जो भी बैकग्राउंड लैंग्वेजेस यूज होंगी, ठीक है, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आपकी आ जाती हैं टूल्स लेयर में। So this is your layered approach for a software engineering purpose, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमने फर्स्ट पढ़ ली है कि कौन सी अप्रोच हमने पढ़ ली है, लेयर्ड अप्रोच पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनरिक अप्रोच क्या होती है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेकेंड अप्रोच है जेनरिक अप्रोच, वो हम कैसे फॉलो करते हैं। सो थैंक यू।